लंदन में हिथरो नाम का एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट पे भारत का एक व्यक्ति काम करता है, टैक्सी चलाता है। और उससे 26 सालों से एक ही सवाल पूछा जाता है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कैसे बच गए और तुम कैसे सही सलामत वहां से निकल गए। उससे एक ही सवाल 26 सालों से एक दो लोग नहीं, एक दो लाख लोगों ने पूछ लिया है और एक दो लाख लोग पूछते रहते हैं और वो कभी इस सवाल का जवाब देता है, कभी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। वो आखिर किस किस को इस सवाल का जवाब दे और कहां कहां इस सवाल का जवाब देते चले कि वो कैसे बच गया, वो कैसे सही सलामत है, इस सवाल का जवाब वो कैसे दे। उस लड़के ने ऐसा कुछ कर ही दिया था कि लंदन की सरकार, लंदन की अदालत, कोर्ट सब कुछ हिल चुका था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा भारत का जो लंदन में रहता हो और उस व्यक्ति के बारे में ना जानता हो। देश विदेश चारों तरफ उस व्यक्ति की चर्चाएं होने लगी, चारों तरफ उस व्यक्ति की चर्चाएं चलने लगी। चर्चाएं इसलिए चलने लगी कि वो काम ही कुछ ऐसा किया था कि अगर आप लोग भी उस काम के बारे में जान जाएंगे, उसके बारे में जान जाएंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और सोचेंगे कि अगर वो व्यक्ति हमसे मिल जाता तो हम भी उससे यही सवाल करते कि आखिर तुम सही सलामत कैसे वहां तक पहुंच गए। कहते हैं ना कि जब अपने आप पे आ जाए, अपने करियर पे आ जाए, किसी खान पान की समस्या पे आ जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर देता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। आज इसी सच्ची कहानी पे बात करेंगे, आज इसी सच्ची घटना पे बात करेंगे जो कि भारत और ब्रिटिश की घटना है, जो कि भारत और लंदन की घटना है। और इसी सच्ची कहानी पे आप लोगों से आज हम बात करने आए हैं, इसी सच्ची कहानी पे आप लोगों से आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप लोग बताइएगा इस कहानी को सुनकर, इस कहानी को देखकर, इस कहानी से आप लोग क्या सीखते हैं। इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पे ब्रिटिश एयरवेज की जब एरोप्लेन पहुंचती है तो वहां पे एक गाड़ी जाती है और एक गाड़ी में दो लोग रहते हैं। तो वो होता है ना कि जो एरोप्लेन में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनका लगेज, उनका सामान निकालने के लिए एक गाड़ी जाती है और वहां पे दोनों लोग जाके सामान निकालने के लिए जाते हैं, सबका लगेज निकालने के लिए जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग थोड़ा पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पे कोई व्यक्ति है और वो बर्फ से पूरा ढका हुआ है। उसकी सांसें तो चल रही है, वो जिंदा रहना चाहता है, लेकिन उसका शरीर देख के लगता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। उसका शरीर मर चुका रहता है लेकिन उसकी सांसें चलती रहती है क्योंकि वो व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है। उसके बाद वो दोनों लोग जो एयरपोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी थे उन तक ये बात पहुंचाते हैं। उन तक ये जब बात पहुंचती है तो बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, एयरपोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी वहां पे आते हैं और उस व्यक्ति को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है सब लोग सोचने पे मजबूर रहते हैं कि आखिर यहाँ पे ये व्यक्ति आया कैसे और आखिर ये व्यक्ति इस हालात में कैसे है। उसके बाद एक दो घंटे नहीं, एक दो दिन लग जाते हैं उस व्यक्ति को होश में आने पर, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उसका हालात कुछ सही नहीं था। उसके बाद कई दिन लग जाते हैं उसको होश में आने पर और जब वो व्यक्ति होश में आता है तो होश में आने के बाद सीधे वो यही सवाल पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई भी तो साथ में था ना, आखिर मेरा भाई कहां चला गया, मेरा भाई कहां है। वो पूरा अपना होशो हवास खो चुका था, उसको नहीं पता था कि वो कहां है, किस हालत में और वो कैसे यहां तक पहुंचा। बस वो यही आलाप लगा रहा था कि मेरा भाई भी साथ में था ना, मेरा भाई कहां है, हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले यहाँ पर कैसे पहुंचे, मेरा भाई भी साथ में था, उसको भी यहाँ पे होना चाहिए था। अब वहां पे लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। लंदन की प्रशासनिक अधिकारी उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम यहां तक पहुंचे, कैसे वहां पे बैठ के तुम कैसे यहां तक पहुंच गए। तो वो बस एक ही आलाप लगा रहा था कि मेरे भाई से हमको मिला दीजिए। बाकी जो है कि इंडियन अधिकारियों का मदद लिया गया क्योंकि वहां पे लंदन के सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और वो व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा था। फिर इंडियन अधिकारी आए, बात करने के प्रयास किए, पूछा गया कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे तुम यहां तक पहुंचे। तो वो व्यक्ति बताने लगता है। आप लोगों को बता दें कि वो व्यक्ति इंडिया के पंजाब का रहने वाला था और वो पंजाब का एक मैकेनिक था, कार मैकेनिक था। उसका एक दुकान था, वहां पे वो अपनी दुकान में कार को बनाया करता था, ठीक किया करता था। अब उसका जो है कि कनेक्शन खालिस्तानियों से जोड़ दिया जाता है, आतंकवादियों से नाम जोड़ दिया जाता है और उसको पुलिस ढूंढती रहती है, पंजाब पुलिस, इंडिया पुलिस उसको ढूंढती रहती है। कभी उसके घर पहुंचती है, घर वालों को परेशान किया जाता है, कभी उसके दुकान पे पहुंचती है तो कभी कहीं पहुंचती है पुलिस, कभी कहीं पहुंचती है। वो दोनों भाई परेशान हो चुके रहते हैं। आप लोगों को पहले बता दें कि उन दोनों का नाम क्या था। तो जो बड़ा भाई था उसका प्रदीप सैनी नाम था और जो छोटा भाई था उसका विजय नाम था। छोटा भाई 19 साल का था और बड़ा भाई प्रदीप सैनी 24 साल का था। अब वो दोनों लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग जाए तो जाए कहां,
1 सालों से उनकी तलाश पुलिस कर रही थी। तो छोटा भाई बड़े भाई से बोला कि जो हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस हमको ढूंढ रही है, तो हम लोग क्यों नहीं विदेश चले जाते हैं, लंदन में चले जाएंगे या किसी और देश में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो और भारत के लोग रहते हुए भी और देशों में जाके रहते तो हैं, तो हम लोग भी ठीक वैसे ही किसी अन्य देश में चले जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि आखिर अन्य देशों में जाया कैसे जाए। तो बहुत सारे लोग जो कि उनके गांव के अड़ोस पड़ोस के उनके रिश्तेदार जो थे, उनके घरों के लड़के विदेशों में गए हुए थे, वो जाके उन लोगों से मिलते हैं, पता करते हैं कि आखिर विदेश में कैसे जाया जाता है, क्या करना पड़ता है। उसके बाद उनकी मुलाकात एक दलाल से होती है। वो दलाल बताता है कि हम आप लोगों का वीजा पासपोर्ट बिना रहते हुए आपको लंदन में भेज सकते हैं, ब्रिटिश में भेज सकते हैं, हम उतना आप लोगों के लिए कर सकते हैं, आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। उन लोगों के पास तो पैसा था नहीं, लेकिन जो भी बचा खुचा बचा के सेविंग पैसा रखे हुए थे, वो सारा पैसा दलाल को दे देते हैं। उसके बाद दलाल उनको अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, ऐसे करते करते महीनों लगा देता है। दलाल पहले बोला था कि जो जहां लगेज रखा जाता है, जहां सामान एरोप्लेन में रखा जाता है, वहीं पे शिफ्ट करके आप लोगों को ब्रिटिश में यानी कि लंदन में भेज देंगे। बाकी वो एक सप्ताह, उसके अगले सप्ताह, ऐसे करते करते महीनों लगा देता है और उन लोगों का वो कुछ नहीं करता है। फिर वो लोग कितना दिन इंतजार करते, तो वो लोग पहुंच जाते हैं सीधे दिल्ली के एयरपोर्ट। 1996 में अक्टूबर महीना चल रहा था और वो दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पे अंदर जाने की प्रयास करते हैं तो सिक्योरिटी वहां पे रोक लेता है, बोलता है वीजा पासपोर्ट दिखाइए, टिकट दिखाइए, तब आप लोगों को अंदर जाने देंगे। वो लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वहां पे अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि ना ही लोगों के पास वीजा पासपोर्ट था, ना ही लोगों के पास टिकट था, कुछ नहीं था। फिर वो लोग वहां पे सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि आखिर क्या करें। फिर लोगों की जैसे तैसे मदद लेके कुछ पैसा मांग के वहां पे कुछ दिन गुजारा करते हैं और वो उन कुछ दिनों में दिल्ली का जो एयरपोर्ट कई 100 एकड़ में फैला हुआ है, वहां पे घूमते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि कहां से हम लोग अंदर एयरपोर्ट में प्रवेश कर पाएंगे। आखिर 10-12 दिन ऐसे ढूंढते हुए, खोजते हुए उन लोगों की एक जगह मिलती है जहां से वो लोग आसानी से एयरपोर्ट में घुस सकते थे, क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नहीं रहता है। और ये मामला, ये सच्ची कहानी 1996 की है। तो वहां पे वो उन लोगों को एक जगह मिलता है, फिर वहां पे उस जगह से वो लोग एयरपोर्ट में अंदर जाते हैं। एयरपोर्ट में अंदर जाने के बाद, आखिर एयरपोर्ट है भाई, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी हवाई जहाज होती है, उनके लिए बड़ी बड़ी जगह रहती है। फिर पता करते हैं कि लंदन की एयरपोर्ट कहां से उड़ान भरती है। फिर उन लोगों को उस जगह का पता चलता है, बड़ी जगह का पता चलता है। तब वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे चले जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड से बचते बचाते वहां पे वो लोग चले जाते हैं। और जाने के बाद वो लोग, जो एरोप्लेन का पहिया होता है, जो चक्का होता है, वहां पे वो चक्का अगर अंदर चला भी जाए टेक ऑफ होने के बाद, तो वहां पे एक आदमी का बैठने का जगह रहता है। फिर दोनों भाई वहीं पे एक एक चक्के पे बैठ जाते हैं और एक एक चक्के पे बैठने के बाद आपस में बात करने का भी प्रयास करते हैं। छोटा भाई बोलता है भैया आप तो ठीक है ना, बड़ा भाई भी बोलता है कि तुम ठीक हो ना। ऐसे बात करने का प्रयास वो लोग करते हैं। लेकिन जब एरोप्लेन अपनी रफ्तार में आती है, 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे जब उड़ान भरते वक्त, तो अच्छों का उस समय हालत पंचर हो जाता है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे वहां पे बैठे रहे और उसके बाद जब एरोप्लेन उड़ान भरती है, तो उड़ान भरने के बाद जब एरोप्लेन आसमान में जाती है, तो आप लोगों को पता ही है कि जब एरोप्लेन आसमान में ऊंचाई पे रहती है, तो वहां पे तापमान माइनस में चला जाता है। और उसके बाद माइनस में तापमान जाने के बाद व्यक्ति का क्या हालात होगा, अब आप लोगों से छुपा हुआ है नहीं। वहां पे मतलब बर्फ जम जाता है, वहां पे इतनी ठंड हो जाती है, इतनी हवाएं चलती है कि क्या ही आप लोगों को बताया जाए। वहां पे इतनी आवाजें आती है, आवाज आने की वजह से कान खराब हो जाते हैं। और जब कुछ घंटों बाद लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे एरोप्लेन पहुंच जाता है, तब इस व्यक्ति को वहां से हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि इसको कैसे होश आया। तब लंदन वालों को पता चलती है कि इसका भाई भी इसके साथ था, दूसरे चक्के पे इसका भाई भी था। लेकिन ये तो वहां पे मिलता है, लेकिन इसका भाई वहां पे नहीं मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा जाता है, लेकिन इसका भाई वहां पे नहीं मिलता है। लगेज मिलता है, किसी का बैग मिलता है, लेकिन इसका भाई वहां पे नहीं मिलता है। फिर उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है जो कि इसका भाई रहता है। और 2-4 दिन बाद पता चलता है कि लंदन का एक रिचमंड इक्सेरो नाम का जगह है, वहां पे एक लाश मिलती है। फिर उस लाश का पहचान किया जाता है और प्रदीप सैनी से दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरा भाई ही है।
फिर उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि जब दिल्ली एयरपोर्ट से एरोप्लेन उड़ान भरी उसके अगले 1-1.5 घंटे बाद ही इसकी मौत हो चुकी। हालांकि जो प्रदीप सैनी था वो एरोप्लेन में आने के बाद कुछ ही देर बाद उसका स्थिति जो है कि मुर्दे के समान हो गया था। उसका जान तो था लेकिन वो एकदम बेहोशी हालत में चला गया था। अब वो कितनी भी ऊंचाई पे गया, कितना भी माइनस तापमान हुआ, माइनस डिग्री में तापमान चला गया, लेकिन उस बॉडी पे, उसके बॉडी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि उसका जान नहीं गया। वो बर्फ से पूरा ढक गया, उसके कानों में कोई आवाज नहीं आई, नहीं तो कानों में आवाज आने की वजह से कान में खराबी भी हो जाती है। इस वजह से प्रदीप सैनी शायद बच गया होगा, लेकिन उसका भाई विजय इस सारी चीजों को नहीं झेल पाया, इससे नहीं लड़ पाया। वो इसीलिए उड़ान भरने के 1-1.5 घंटे बाद ही मौत के भेंट चढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और जो है कि पोस्टमार्टम में यह भी पता चलता है कि उसके दिमाग की नसें फट जाती है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है कि ये काम तो इलीगल उन दोनों भाइयों ने किया था। फिर लंदन में उन लोगों का केस चलता है, लंदन की पुलिस, लंदन का न्यायालय, लंदन की जज उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या ऐसा हुआ, तुम क्यों ऐसा इलीगल काम किए, बिना वीजा, पासपोर्ट और टिकट के तुम भारत से लंदन कैसे चले आए और क्यों चले आए। तो फिर वो अपने बारे में सारी कहानी बताता है कि हमको जो है कि भारत की पुलिस ढूंढ रही थी, हमको खालिस्तानियों में साबित कर दिया गया था, आतंकवादियों में साबित कर दिया गया था, जबकि हमारा अपराध कोई नहीं था, हमारा दोष कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी फिर लंदन की जो न्यायालय है, लंदन के जो जज साहब है, वो बोलते हैं कि तुमने गलत काम तो किया है, इलीगल काम तो किया है, लेकिन तुमने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, इसलिए हम तुमको बाइज्जत बरी करते हैं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उस स्थिति में, जिस स्थिति में एरोप्लेन के चक्के पे बैठ के और उतनी ऊंचाई पे एरोप्लेन जब उड़ती है तो जहां तापमान -0 में चला जाता है, -60 डिग्री शायद तापमान हो जाता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति का जिंदा रहना, अपना हिम्मत दिखाना और जीने की इच्छा दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे अच्छों का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन जो है कि प्रदीप सैनी अच्छे तरीके से जीवित रहते हैं। तो जो लंदन के न्यायालय है उनको लंदन की नागरिकता देती है, लंदन की नागरिकता उनको दिलाई जाती है और वहां पे उनका पीठ थपथपाया जाता है। प्रदीप सैनी का लंदन की न्यायालय जो है कि न्याय व्यवस्था जो है कि पीठ थपथपाती है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, हालांकि ये काम इलीगल है, ये काम गलत है, लेकिन तुम्हारे हिम्मत की सराहना देते हुए हम तुमको बाइज्जत बरी करते हैं और तुमको लंदन की नागरिकता देते हैं। उसके बाद वो वहां लंदन में रहने लगते हैं, लंदन में टैक्सी चलाने लगते हैं। भाई का गम तो रहता है कि हम दोनों भाई आए थे, लेकिन हमारा एक भाई अब नहीं रहा इस दुनिया में, इस बात का प्रदीप सैनी को गम रहता है। लेकिन जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। फिर बीच में उनका शादी भी हो गया रहता है और 2 बच्चे उनको होते हैं। अपने बच्चों और बीबी को लेके वो लंदन में ही रहते हैं। एक लड़ाई जो कि वो जीत ही जाते हैं, एरोप्लेन के चक्के पे बैठ के मौत की लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन 2014 में वो दूसरी लड़ाई जो कि लंदन की न्याय व्यवस्था से, लंदन की न्यायालय से भी वो जीत जाते हैं, जो कि लंदन की न्यायालय उनको बाइज्जत बरी करके वहां की नागरिकता दे देती है। उसके बाद वो वहां पे अच्छे तरीके से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इसीलिए ये बात लगातार 26 सालों से उनसे पूछी जा रही है, उनसे 1-2 लाख लोगों ने ये बात पूछ दिया है कि आखिर तुम बच कैसे गए वहां से। बाकी आप लोगों से यही हम दरख्वास्त करेंगे कि जो पुलिस हमारी होती है, जिनका मतलब कोई दोष किसी मामले में नहीं होता है, निरपराध होते हैं, उनको इतना ना तंग किया जाए कि वो ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। थोड़ा सोच समझ के उनको तंग किया जाए। पहले जो है कि पूरी कहानी को, पूरी मामले का पता लगा के किसी व्यक्ति को तंग किया जाए, उसका पीछा किया जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि ऐसे कदम उठा के सही सलामत रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सही सलामत रहते हैं, बाकी मजबूर हो जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे कदम उठाते हैं। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि इस कहानी से आप लोग क्या सीखते हैं, आप लोग क्या समझते हैं। जो व्यक्ति एक हवाई विमान के चक्के पे बैठ के जो है कि भारत से सीधे लंदन चला जाता है, ब्रिटिश चला जाता है, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।